एनवायरनमेंट, नेचर हो, इकोलॉजी हो या जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इन सब का जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है हमारे स्ट्रक्चर के और शेप पर जो भी हमारे समाज का है। खास तौर से ये बात बहुत ज्यादा सच थी पहले जमाने में, क्योंकि तब इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, ओवरकम यानी पार नहीं पा पाता था जो भी इफेक्ट्स होते थे नेचर के। अब जैसे जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, जो डेजर्ट का एनवायरनमेंट होता है, वहां पर वो कभी भी सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल है प्लेन्स में, नदियों के किनारे या फिर कहीं और। इसी तरह से जिस तरह का वो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से अपनी जीविका को अर्जित करते हैं, या उनका एक सामाजिक तौर पे जो इंटरेक्शन होता है, उसका जो तौर तरीका है, वो सब किससे पहचान मिलती है? जो उनका फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ के एनवायरनमेंट का, उससे जो है उन सब चीजों की पहचान होती है। सेम यही बात सच है उन लोगों के लिए जो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, या फिर उन टाउन्स में रहते हैं जो पोर्ट के पास होते हैं, मेजर ट्रेड रूट्स पर होते हैं, माउंटेन पासेस पे होते हैं, या फिर बिल्कुल जो फर्टाइल रिवर वैलीज होती है वहां पर होते हैं। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है समाज के ऊपर, ये इसकी जो एक एक्सटेंट है, एक जो लिमिट है या जो उसकी एक सीमा है, वो जो है कहीं ना कहीं अब कम हो रही है समय के साथ साथ। वजह क्या है? टेक्नोलॉजिकल संसाधन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है अब हमें मदद करती है कि हम जो है जो भी समस्याएं हैं उनसे या तो उबर जाएं या फिर उनको अपना लें, जो कि प्रकृति हमारे सामने रखती है। इससे क्या होता है, जो समाज में अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस हैं उनमें कमी आती है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जो है वो मदद करती है चेंज करने में नेचर और हमारे रिलेशनशिप को नए नए तरीकों से। तो ज्यादा बेहतर ये कहना होगा कि जो इफेक्ट है नेचर का सोसाइटी पर वो बदलाव वाला है बजाय कम होने की। पर अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या ये सोशल चेंज पर भी असर डालता है? तो जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी सोसाइटी को एक शक्ल देता है, पर कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोशल चेंज में? सबसे सरल और सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर जो हम इस क्वेश्चन के लिए कह सकते हैं वो हमें नेचुरल डिजास्टर्स में मिलेगा, प्राकृतिक आपदा में। अचानक से या बहुत ही ज्यादा तबाही लाने वाले जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी का फटना है, बाढ़ आ जाए, सुनामी की ऊंची लहरें आती हैं, जैसे सुनामी ने हिट किया था इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान आइलैंड्स और कुछ तमिलनाडु के दिसंबर 2004 में। ये क्या करते हैं, समाज को बहुत क्विक जो है वो बदल देते हैं। मतलब कैसे? पूरी तरह से चेंज करके रख देते हैं। ये जो बदलाव हैं इनको हम दोबारा से पलट नहीं सकते, ये परमानेंट होते हैं और बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि पहले जैसे चीज थी अब फिर वैसे ही हो जाए, क्योंकि ये जब आते हैं तो ये पूरी तरह से जिंदगी बदल जाती है। अब जैसे पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग जिनकी जो जीविका है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गई सुनामी के कारण, तो वो उनको वापस अब कभी नहीं मिलेगी। या बहुत सारे जो कोस्टल गांव थे उनका जो एक अपना सामाजिक ढांचा था वो पूरी तरह से बदल चुका है। कई सारी ऐसे घटनाएं हैं, कई सारे ऐसे डिजास्टर्स की जो कि पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हैं या कई बार पूरी तरह से तबाह कर देती हैं समाज को इतिहास के अंदर। एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो खाली डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं कि उनके कारण बदलाव आता है, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल है डिस्कवरी ऑयल की, जो कि डेजर्ट रीजन्स में हुई वेस्ट एशिया के, जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। जैसे डिस्कवरी हुई गोल्ड की कैलिफोर्निया में 19th सेंचुरी में, ऑयल रिजर्व्स मिडिल ईस्ट में उन्होंने पूरी तरीके से बदल के रख दिया सोसाइटीज उनको जहां पर वो पाई जाती है। अब जो कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, ये सब जो है बिल्कुल ही अलग होती अगर आज उनके पास ऑयल वेल्थ ना होती। आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं जिसमें एक डिजास्टर का फोटो दिखाया है, जिसके कारण जो है या बाढ़ के कारण, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जो है जो जमीन है वो धंस गई है नीचे। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, जो कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक चेंज का, वो जो है जिम्मेदार है लिए जो भी मॉडर्न इतने ज्यादा सोशल चेंजेस हो रहे हैं, इतने ज्यादा बदलाव हो रहे हैं, उसके लिए खास तौर से मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजी जो है असर डालती है समाज पर कई अलग अलग तरीकों से। जैसे हमने देखा कि जो नेचर है उसको रेजिस्ट करना, कंट्रोल करना, अडेप्ट करना या फिर उसको अपने इस्तेमाल में लाना, अलग अलग तरीकों से इसमें टेक्नोलॉजी मदद करती है। अगर उसको
पावरफुल इंस्टीट्यूशन जैसे मार्केट है, इसका कॉम्बिनेशन मिल जाए तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है बहुत इम्प्रेसिव हो सकता है, खास तौर से उसके सामाजिक असर पे नेचुरल फैक्टर्स में, जैसे कि सुनामी है या ऑयल की डिस्कवरी है। इसके लिए सबसे फेमस एग्जांपल जो मिलता है जिसमें समाज पे एक बहुत बड़ा और इमीडिएटली विजिबल सामाजिक बदलाव देखने को मिला टेक्नोलॉजिकल चेंज के द्वारा, वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा सोशल इम्पैक्ट जो है स्टीम इंजन से पड़ा। ये जो डिस्कवरी हुई स्टीम पावर की, इसके कारण जो है जो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो उभर कर आई ताकि इस्तेमाल कर सके ये सोर्स ऑफ एनर्जी को, जो कि ना केवल एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग से स्ट्रॉन्गर था, बल्कि उसमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो लगातार काम कर सकता है बिना किसी रेस्ट के। जब इसी एनर्जी को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे स्टीम शिप है, रेलवेज हैं, तो इसने इकोनॉमी और जो सोशल ज्योग्राफी है दुनिया की, वो बिल्कुल बदल के रख दी। रेल रोड जो है वो हमें मदद करती है कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो पाया इंडस्ट्री का। ट्रेड जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट या एशिया में पॉसिबल हो पाया। इंडिया के अंदर भी जो रेलवेज है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इकोनॉमी को शेप करने में, खासतौर से फर्स्ट सेंचुरी में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1853 में। स्टीम शिप्स की मदद से जो महासागर की सफर में जो लोग निकलते थे वो जो है काफी तेज हो गया, फास्ट हो गया और ज्यादा रिलायबल हो गया। तो एक तरह से जो डायनामिक्स होती है इंटरनेशनल ट्रेड की और माइग्रेशन की, इसने उसको बिल्कुल बदल दिया। ये दोनों ही डेवलपमेंट्स जो है इन्होंने एक बदलाव की बहुत बड़ी बड़ी लहरें ला दी, जिसका असर खाली इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक डायमेंशंस जो होती हैं वर्ल्ड सोसाइटी की, उन सब पर जो है इसका प्रभाव पड़ा। जो इम्पोर्टेंस है या जो असर है स्टीम पावर का, वो हमें बहुत जल्दी विजिबल हो गया। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ सोशल चेंजेस जो है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उनका असर जो है बहुत कम होता है या उनका असर बाद में पता चलता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन या जो डिस्कवरी है, ये हो सकता है कि जिस टाइम पे प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे उसके जो असर है वो बहुत सीमित हो और फिर ये जो है इनएक्टिव होकर रहने लगती है। पर कहीं ना कहीं जब बाद में कुछ चेंज आता है इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, अचानक से इस सेम इन्वेंशन की जो सोशल सिग्निफिकेंस है वो बदल जाती है और इसको पहचान मिल जाती है एक ऐतिहासिक घटना के तौर पे। अब एग्जाम्पल जो है इस डिस्कवरी के हैं, जैसे गन पाउडर या राइटिंग पेपर चाइना में, जिसका बहुत सीमित असर देखने को मिलता है सदियों तक, जब तक कि फाइनली इसका इस्तेमाल वेस्टर्न यूरोप को मॉडर्नाइज करने के लिए नहीं किया गया। जो हमारा सहूलियत वाला पॉइंट है उस टाइम से लेके इसने जो है आगे जो परिणाम हुए उनको कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया। जैसे गन पाउडर को मदद मिली, गन पाउडर की मदद से जो टेक्नोलॉजी थी वॉरफेयर की वो बिल्कुल बदल गई, या पेपर प्रिंट रिवॉल्यूशन जो था उसने समाज को बिल्कुल बदल दिया। एक और एग्जाम्पल है जो काफी हम करीब उसको मान सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटेन के अंदर। कॉम्बिनेशन में मार्केट फोर्स और इंपीरियल पावर के साथ ये जो नई स्पिनिंग और वीविंग मशीन्स आई, इन्होंने इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हैंडलूम इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पर ये जो स्पिनिंग और वीविंग मशीन आई ये सबसे बड़ी और सबसे एडवांस थी पूरी दुनिया के अंदर। अब है एक्टिविटी 3। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जिनके सामाजिक तौर पे परिणाम रहे हो, देखने हो, हम आपकी खुद की जिंदगी पर जिनका असर पड़ा हो? आप सोचो फोटो कॉपिंग मशीन के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में। आपने कभी सोचा है कि चीजें जो है वो बिफोर फोटो कॉपिंग जो है कैसी होती, या जो आज फोटो कॉपी आपके लिए इतनी सस्ती है, फ्रीली अवेलेबल है, पहले जब नहीं थी तब क्या था? ऐसे ही एक एग्जाम्पल है एसटीडी टेलीफोन बूथ्स का। ढूंढने की कोशिश करो कि कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे जब ये टेलीफोन बूथ नहीं थे, या बहुत कम घर थे जिनमें टेलीफोन की कनेक्शन होते थे। इसी तरह और एग्जाम्पल्स की आपको जो है लिस्ट बनानी है। कई बार ये जो चेंज होता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, ये डायरेक्टली टेक्नोलॉजिकल नहीं होता, पर तब भी ये समाज में बदलाव लाता है। जैसे एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, यानी कि एक सिंगल कैश क्रॉप का उगाना, जैसे शुगर केन है, टी है, कॉटन है, इनका बड़े पैमाने पे। और इसके कारण क्या जनरेट हुई? एक हैवी डिमांड लेबर के लिए। इस डिमांड ने मदद करी स्टैब्लिश करने में एक इंस्टीट्यूशन स्लेवरी का, या स्लेव ट्रेड, जो अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका कंट्रीज जो थी उनके बीच में भरपूर रहा था 17th और 19th सेंचुरी।
इंडिया के अंदर भी टी प्लांटेशन जो असम की थी उसमें जो है फोर्स्ड माइग्रेशन इन्वॉल्व था लेबर का ईस्टर्न इंडिया से, आदिवासी एरिया जो झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वहां से। आज की डेट में कई हिस्सों में दुनिया की चेंजेस आए हैं कस्टम्स में, ड्यूटीज में, या जो टैरिफ्स होते हैं उनमें, और ये सब आए हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के कारण, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी मदद से पूरी की पूरी इंडस्ट्री या जो ऑक्यूपेशन है वो खत्म की जा सकती है। उनको ऊपर सडन बूम आ सकता है, या फिर हो सकता है उनका जो दौर है एक संपन्नता का वो आ जाए और बाकी इंडस्ट्रीज या ऑक्यूपेशंस की। पॉलिटिक्स, पुराने तरीके जो लिखने के थे या इतिहास को बताने के थे, उसमें ज्यादातर अगर आप देखो तो जो एक्शंस थे किंग्स और क्वींस के, वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस माने जाते हैं सोशल चेंज के। पर जैसा कि अब हम जानते हैं कि जो किंग्स और क्वींस थे वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स थे बहुत बड़े पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड के। इंडिविजुअल्स का भी रोल होता था प्ले करने के लिए, पर वो जो है इतने बड़े कंटेक्स्ट का एक हिस्सा होते थे। इस सेंस में कहा जाए तो जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज रही जो सोशल चेंजेस हुए। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है जो हमारी हिस्ट्री थी वॉरफेयर की, युद्ध की। जब एक समाज जो है वो चढ़ाई कर देता है दूसरे के ऊपर, या फिर उसे जीत लेता है या उसके द्वारा किसी और के द्वारा जीता जाता है, तो वहां पर सामाजिक चेंज होना सबसे पहला परिणाम होता है उसका। होता क्या है, जैसे अगर हमारे को सपोज करिए हम जिस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं अब, या हमारे यहाँ जिस तरह से चीजें होती हैं, हमने कहीं दूसरी जगह लड़ाई करी तो वहां क्या किया हमने, वो जो बदलाव वहां नहीं थे, हमारे यहाँ जैसा होता था हमने वो चीज उनके यहाँ करनी शुरू कर दी, तो एक तरह से उनके समाज में बदलाव आ गया। वही हो सकता है हमने उनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण इसलिए किया क्योंकि हम उनके उससे बहुत प्रभावित थे, तो हमने अपने में बदलाव कर लिए। तो ये चीज जो यहाँ पे दी गई, कॉन्करर्स जो हैं कई बार अपने साथ बदलाव लाते थे और वहां बदलाव कर देते थे जहां वो चाहते थे। दूसरी तरह ऐसा भी होता था कि कई बार जो जीते हुए होते थे वो बदलाव कर लेते थे जिन्होंने जीता है उनके अंदर, और ऐसे जो है समाज में बदलाव आता था। कई ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री के अंदर जो कि बहुत ही कहना चाहिए इंटरेस्टिंग होगा कंसीडर करना अगर इसको मॉडर्न उसमें देखें। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच का एग्जाम्पल जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है सबसे फेमस विक्ट्री हासिल करी जापान के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस्तेमाल उसने क्या किया, वेपन का, जो ऐसा वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन वाला था और कभी भी इतिहास में देखा नहीं गया था, वो था न्यूक्लियर बॉम्ब। जब जापानीज ने सरेंडर कर दिया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको ऑक्यूपाई किया और जापान के ऊपर रूल किया कई सालों तक। बहुत सारे चेंजेस लाए जिसमें लैंड रिफॉर्म भी शामिल था जापान में। जो जापानीज इंडस्ट्रीज थी वो उस समय बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि अमेरिकन इंडस्ट्री को कॉपी करें और उनसे सीखें, लेकिन 1970s तक जापान की जो इंडस्ट्रियल टेक्निक्स थी वो खास तौर से फील्ड ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग में वो जो है कहीं आगे निकल गई अमेरिकन से। 1970s से लेकर 1990s तक जापानीज इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया पर अपना एक दबदबा दिखा दिया और फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया चेंज करने के लिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप के, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स की। जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप था यूनाइटेड स्टेट्स का, खास तौर पे वो जो है बदलाव किया गया उसमें क्योंकि जापानीज इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो थी उसका कारण था, और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन सब में जो है बदलाव किया गया क्योंकि जापानीज का असर दिख रहा था। बड़ी बड़ी जो ट्रेडिशनली तौर पे डोमिनेंट इंडस्ट्रीज थी जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल्स, हैवी इंजीनियरिंग, इनको भी बहुत बड़े बड़े झटके लगे और इनको अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा जापानीज टेक्नोलॉजिकल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। अब इमर्जिंग फील्ड्स जो थी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे भी महारत किसकी थी, जापानीज की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 दशक का टाइम पीरियड था उसमें जापान ने जो है बिल्कुल उलट करके रख दिया, अमेरिका की तरफ टेबल्स कर दी, यानी कि अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल मींस की मदद से उन्होंने बाजी पलट दी बजाय वॉरफेयर की। युद्ध से उन्होंने नहीं जीता पर ऐसे उन्होंने जो है उनको डाउन कर दिया। तो पॉलिटिकल चेंज जरूरी नहीं है इंटरनेशनल हो, वो उसका असर जो है वो घर पे भी हो सकता है, घर पे मतलब आपकी खुद की कंट्री में। आपने कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उससे खाली पॉलिटिकल चेंज नहीं आया था कि ब्रिटिश रूल का एंड हो गया, बल्कि उसने इंडियन सोसाइटी को भी बिल्कुल बदल दिया था। एक इसका सबसे एग्जाम्पल आप जो रिसेंट देख सकते हैं वो है नेपाली लोगों का रिजेक्शन की वोट आना चाहिए नहीं चाहते 2006 में, बल्कि वो भी अब लोकतंत्र चाहते हैं।
तो पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो भी कहीं ना कहीं सोशल चेंज लाते हैं, पावर के रिडिस्ट्रीब्यूशन से अलग अलग सोशल ग्रुप्स और क्लासेस। अब जैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है या 1 पर्सन 1 वोट का जो प्रिंसिपल है, ये सबसे बिगेस्ट पॉलिटिकल चेंज है हिस्ट्री का। जब तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो थी वो फॉर्मल तौर पे सशक्त नहीं करती लोगों को वोट से, या जब तक इलेक्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं बने थे किसी भी लेजिटिमेट पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, तब तक जो समाज का ढांचा था वो बिल्कुल अलग था। किंग और क्वींस जो है वो रूल करते थे कि हमें जो है एक आध्यात्मिक तौर पर अधिकार है, और वो जो है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी आम इंसान के लिए। जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो वोटिंग के सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए, तब भी उसमें पूरी पॉपुलेशन शामिल नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी माइनॉरिटी जो है वही वोट कर सकती थी, या उनका कुछ मतलब उनकी एक बात सुनी जाती थी जब फॉर्मेशन हो रहा होता था गवर्नमेंट में, या अपनी बात रख सकते थे। शुरुआत में वोट जो है रिस्ट्रिक्टेड थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो हाई स्टेटस में बॉर्न हुए हैं, जो सोशल ग्रुप्स के जो या पर्टिकुलर रेस या एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, या फिर किसी वेल्दी मैन को बिलोंग करते हैं जिसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है। जितनी भी विमेन थी, वुमेन थे, लोअर क्लासेस के या सब ऑर्डिनरी एथनिसिटीज से जो लोग थे, वहाँ के गरीब थे, वर्किंग लोग थे, उनको अलाउ ही नहीं था कि वो वोट करें। तो ये बहुत लंबा जो संघर्ष रहा, उसके बाद ही हो पाया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो एस्टैब्लिश हुई एक रूल के तौर पे, एक नॉर्म के तौर पे। इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटीज जो पहले के एराज में थी, दौर में थी, वो खत्म नहीं हो गई। आज भी सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म्स जो हैं रूल के उनको फॉलो करती हैं। यहाँ जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं वहाँ भी उनको जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है। लोग जो हैं वो अभी भी पावरलेस हैं कि वो जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उस पर जो है प्रभाव डाल सकें। पर इन सब के बावजूद इस चीज को नहीं डिनाई किया जा सकता कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है सबसे पावरफुल नॉर्म है, जो कि दबाव डालती है हर सोसाइटी के अंदर और हर सोसाइटी गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट जो है अब एटलीस्ट इतना तो होता है कि आती है और लोगों का अप्रूवल लेती है ताकि वो जो है लेजिटिमेट, सही, लीगल समझी जाए, और इसी के कारण बहुत बड़े बड़े बदलाव आए इस पॉलिटिकल चेंज के कारण। अब आता है हमारा फाइनली कल्चर जो है यहाँ पर एक छोटे से लेबल के तौर पर देखा जा रहा है एक बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स के लिए, आइडियाज की, वैल्यूज की, बिलीव्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों के लिए और उनकी जिंदगी को शक्ल देने में मदद करती हैं। चेंजेस जो होते हैं ऐसे आइडियाज और बिलीव्स में, ये ज्यादातर प्राकृतिक तौर पे बदलाव लाते हैं सोशल लाइफ में। सबसे इसका कॉमन एग्जाम्पल जो सोशो कल्चरल इंस्टीट्यूशन का है, जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, सोशल इम्पैक्ट डाला है, वो है रिलीजन। जो भी रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो मदद करते हैं सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में, और साथ ही साथ ये भी हम बहुत ज्यादा चौंकने वाली या जमने वाली बात नहीं होगी कि जो चेंजेस होते हैं इन बिलीव्स में, उससे समाज में परिवर्तन आता है। तो जितना इम्पोर्टेंट रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्कॉलर्स जो है ये मानते हैं कि उन्होंने जो सभ्यताएं थी उनको भी जो है डिफाइन किया रिलीजियस टर्म्स में। मतलब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस हद तक जो इम्पोर्टेंस दी रिलीजन को कि उन्होंने जो सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस थे, उनको भी रिलीजियस टर्म्स में जो है डिफाइन किया है। और कई लोग तो जो है हिस्ट्री को मानते हैं कि वो प्रोसेस है एक तरह से इंटरेक्शन का रिलीजन्स के बीच में। अब बाकी और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं सोशल चेंज के, रिलीजन भी जो है इस संदर्भ में काफी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो है इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, इसके प्रोड्यूस कर सकता है कुछ कॉन्टेक्स्ट में, बट बाकी औरों में नहीं। अब जैसे मैक्स वेबर की स्टडी जो है वो बताती है कि जो प्रोटेस्टेंट एथनिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, उसमें ये बताया गया है कि जो क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स थे उन्होंने मदद करी एस्टैब्लिश करने में कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम। ये सबसे फेमस एग्जाम्पल रहा है जिसका असर देखने को मिला कल्चरल वैल्यूज पे, खासतौर से इकोनॉमिक और सोशल चेंज में। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रिलीजन के जो कि सोशल चेंज लेकर आए। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा बुद्धिज्म का सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पर एंशिएंट इंडिया में, और फिर इन्फ्लुएंस जो भक्ति मूवमेंट को देखने को मिला मिडिवल सोशल स्ट्रक्चर में, जिसमें कास्ट सिस्टम भी शामिल था। एक और इसका एग्जाम्पल है कल्चरल चेंज का जो कि सोशल चेंज की तरफ ले जाता है, वो है इवोल्यूशन आइडियाज का, कि विमेन की क्या सोसाइटी में प्लेस है। मॉडर्न एरा में विमेन जो है बहुत स्ट्रगल कर रही है इक्वालिटी के लिए, और उन्होंने काफी मदद करी है सोसाइटी को चेंज करने में कई तरीकों से। विमेन की जो स्ट्रगल हैं वो हेल्प भी हैं और हिंडर्ड भी हुए और बाकी हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस।
अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विमेन जो वेस्टर्न कंट्रीज में थी, उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया था फैक्ट्रीज में, उन कामों को करनी थी जो उन्होंने कभी कम नहीं किए थे, ऐसे काम जिनको हमेशा मेन द्वारा किया जाता था। जिस तरह ये एक फैक्ट है, सच्चाई है कि विमेन जो है वो शिप बना रही थी, हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी, आर्मामेंट्स को और भी बहुत कुछ। इससे उनका एक जो क्लेम था कि हम भी इन मैन के बराबर हैं, उसको स्थापित करने में मदद मिली। पर यह भी बिल्कुल बात सच है कि ये खाली वॉर के लिए ही नहीं था, इनको स्ट्रगल करना पड़ा इससे और कहीं ज्यादा। एक बहुत ही डिफरेंट इंस्टेंस जो चेंज का उत्पन्न हुआ पोजीशन ऑफ वुमेन से, वो हमें देखने को मिलता है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग में। ज्यादातर जो अर्बन सोसाइटीज होती थी उसमें जो विमेन है वो रोजमर्रा के डिसीजंस लेती थी, क्या चीजें खरीदनी है अपने हाउस होल्ड के लिए। इससे क्या हुआ, एडवर्टाइजर्स जो है वो ज्यादा संवेदनशील हो गए उनके व्यूज को लेकर, उनके नजरियों को लेकर एज ए कंज्यूमर। काफी ज्यादा प्रोपोर्शन जो एडवर्टाइजिंग के खर्चे का था, अब वो डायरेक्ट किसकी तरफ किया जा रहा था, वुमेन की। और इससे क्या फायदा हुआ कि मीडिया पर जो है उसका असर देखने को मिला। जो इकोनॉमिक रोल था वुमेन का, अब उसने एक चेन जो है बदलाव की शुरू कर दी थी, जिसका बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट पड़ा। एग्जाम्पल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जो है, जो अभी तक वुमेन को जो है अब डिसीजन मेकर के तौर पे दिखा रहे थे, एक इम्पोर्टेंट पीपल की तरह दिखा रहे थे, जिस तरह से उनको आज से पहले कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया गया था। ज्यादातर जनरल जो एडवर्टाइजमेंट्स बनते थे वो मेन को एड्रेस करते हुए बनते थे, अब वो ज्यादा एड्रेस किए जाते थे वुमेन को। या कुछ सेक्टर्स में देखा जाए जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो मेनली जो थे वो वुमेन के लिए थे। तो इकोनॉमिकल तौर पे देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण था एडवर्टाइजर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि वो इस बात पे ध्यान दें कि विमेन क्या सोचती है और फील करती है। एक और इंस्टेंस जो है कल्चरल चेंज का, वो हमें देखने को मिलता है सोशल चेंज में, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की। जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो हमेशा से एक्सप्रेशन रहे हैं पॉपुलर कल्चर के, जो कई बार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी एक्वायर करते हैं। गेम जो क्रिकेट का है उसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश के एरिस्टोक्रेटिक पास टाइम से, और फिर इसका फैलाव हुआ मिडिल और वर्किंग क्लासेस जो ब्रिटेन की थी वहां पर, और फिर वहां से ब्रिटिश कॉलोनीज में पूरी दुनिया के अंदर। जैसा कि जो गेम है इसको जो है इसने अपनी जड़ें बना ली ब्रिटेन के बाहर, तो ये जो है एक सिंबल बन गया नेशनल या रेशनल प्राइड का। बहुत ज्यादा डिफरेंट हिस्ट्री जो एक राइवलरी की है क्रिकेट के अंदर, वो दिखाती है कि सोशल इम्पोर्टेंस जो स्पोर्ट्स की है वो किस तरीके से होती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी थी वो देखने को मिलती है कि जो ऑस्ट्रेलिया थी वो सामाजिक तौर पर एक सबऑर्डिनेट कॉलोनी थी, और जो इंग्लैंड था वो एक डोमिनेंट अपर क्लास सेंटर था अथॉरिटी का। तो इन दोनों के बीच की जो राइवलरी है वो गेम में देखने को मिलती है। इसी तरह से जो कंप्लीट वर्ल्ड डोमिनेंस था वेस्टर्न इंडीज क्रिकेट टीम का 1970s और 1980s के बीच में, ये भी एक्सप्रेशन था एक रेशियल प्राइड का कोलोनाइज्ड लोगों के तरफ से। इंडिया में इंग्लैंड को हराना क्रिकेट में हमेशा कुछ एक खास के तौर पे देखा जाता था, खास तौर से इंडिपेंडेंस से पहले। वहीं दूसरे लेवल पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी क्रिकेट की इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने बदल के रख दिया जो कमर्शियल प्रोफाइल थी गेम की। अब वो जो है इंटरेस्ट जो है खासतौर से साउथ एशियन फैंस जो है वो बहुत ज्यादा लेते थे, स्पेशली इंडियंस क्रिकेट के सबसे ज्यादा फैंस हो गए थे। तो जो भी अब डिस्कशन हुआ इससे हमें एक चीज समझ में आई कि कोई भी सिंगल फैक्टर या थ्योरी जो है वो नहीं होती सोशल चेंज के लिए। जो कॉजेज होते हैं सोशल चेंज के वो इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े एक्शंस के या अचानक से हुई घटनाओं के। जो कॉजेज हैं सोशल चेंज के वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉजेज जो हैं वो जो है उनका कल्चरल कंपोनेंट भी हो सकता है, पॉलिटिक्स जो है वो भी प्रभावित हो सकती है इन्वायरमेंट से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी जो डायमेंशन है सोशल चेंज की उसके बारे में हमें पता हो और उसकी अलग अलग फॉर्म्स की। चेंज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो गति है चेंज की मॉडर्न और स्पेशली कॉन्टेम्प्रेरी यानी पहले ज़माने के टाइम में आज के ज़माने में कहीं ज़्यादा फास्ट है जैसे कि पहले होती थी। तो सोशल चेंज जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है पूर्व प्रभाव से, क्योंकि वो पहले से ही हो चुका है। हमें ये भी समझना होगा कि कैसे हुआ और अपने को तैयार करना होगा जिस भी तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक सोशल ऑर्डर। ये करते हैं अगले वीडियो में।